ज़रा इस सवाल को देखिए, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उस पर आधारित ऑप्शंस बनाए गए हैं। ये बजट 26-27 पर आधारित फरवरी महीने के करंट अफेयर का एमसीक्यू है। आज के वीडियो में हम लोग फरवरी के 1 से 15 के एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। कितने एमसीक्यू होंगे? ज़्यादा नहीं है, संख्या को कम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि संख्या से ज़्यादा क्वालिटी मायने रखता है। 63 करीब में इसमें एमसीक्यू हैं। 63 एमसीक्यू हैं, लेकिन इस 63 एमसीक्यू मोर देन 350 फैक्ट्स को हमने कवर किया है 15 दिनों का। 15 दिनों का होगा ये। आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखिएगा। सवालों को रोक करके अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। ऐसे अटेम्प्ट कीजिएगा जैसे 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम में आप करने वाले हैं। मैं जो फरवरी का एमसीक्यू करवा रहा था उसको मैंने रोक दिया था इसी कारण से, चूँकि वो एमसीक्यू बीपीएससी के अब के लेवल को मैच नहीं कर रहे हैं। इन एमसीक्यू करने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, पढ़ने में समझने में दिक्कत आ रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा कीजिए, अपना लेवल अब ऊपर उठाइए, क्योंकि सवाल अब इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। इसमें कुछ वन लाइनर भी होंगे, कथन कारण वाले भी होंगे और स्टेटमेंट वाले भी होंगे। एक एक एमसीक्यू को फिर से बैठकर हमने बनाया है, एक एक एमसीक्यू को फिर से बनाया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम के स्टैंडर्ड को मैच किया जा सके। शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो पेड पीडीएफ ग्रुप में मिलेगा। बहुत मेहनत से बनता है, इसलिए ऐसे ही नहीं दे सकते। फ्री की चीज़ों की दुनिया में कद्र नहीं होती है, इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक एमसीक्यू लगाइएगा, देखिएगा कि उसका क्या आंसर निकलता है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि क्या है। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जीएसटी है। क्या सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत वाकई जीएसटी है? आपको पता है, और अगर नहीं पता है आपको तो पता होना चाहिए भाई। बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.1 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। भारत को वैश्विक बायोफार्मा निर्माण हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ में बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की गई है। प्रभावी पूंजीगत व्यय क्या होता है? केंद्र सरकार जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है और राज्य सरकार जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है उसको जोड़ देंगे तो प्रभावी पूंजीगत व्यय हो जाएगा कि सारा खर्चा तो इस देश के ही निर्माण में हो रहा है, तो प्रभावी कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी को हम लोग कहते हैं। इसका आंसर निकालिए क्या होगा। अगर आपने बजट का थोड़ा बहुत भी अध्ययन किया होगा, एग्जामिनेशन में अगर इस प्रकार का सवाल आता और इस तरह का ऑप्शन रहे तो ज़रूर आपको थोड़ा सा खुश होना चाहिए, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन के स्कोप होते हैं। अगर मुझे एलिमिनेशन का इसको बंद करना होता तो मैं यहाँ पर देता उपरोक्त में से केवल 1 सही है, 2 सही है, केवल 3 सही है, 4 सही है, चारों ही गलत हैं। इस प्रकार के मैं ऑप्शंस दे सकता था। बीपीएससी हिसाब से ही ऑप्शंस भी बनाए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जीएसटी बिल्कुल भी सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो उधार और देयताएं हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। 24% आय सरकार को उधार व अन्य देयताओं से प्राप्त होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 2 कथन और कारण दिए गए हैं और आपको उसमें निकालना है कि क्या उसका सही होगा। कथन कारण दोनों सही है या फिर कथन गलत है, कारण गलत है, इस प्रकार से आपको निकालना है। भारतीय बजट में प्रभावी पूंजीगत व्यय सरकार द्वारा किए जा रहे वास्तविक उत्पादन निवेश की अधिक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इन द इंडियन बजट इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बीइंग मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो सरकार देश के निर्माण में खर्चा कर रही है उसका सही स्वरूप हमें प्रभावी पूंजीगत व्यय प्रदान करता है। इसका कारण दिया हुआ है क्योंकि प्रभावी पूंजीगत व्यय में केवल केंद्र का प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय शामिल होता है। इसमें राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को हटा दिया गया है। एक्सक्लूड फ्रॉम इट, राज्यों को दिया गया अनुदान इसमें से हटा दिया गया है। क्या कारण कथन दोनों सही है? सही व्याख्या भी है। क्या केवल कारण सही है? क्या केवल कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है कि इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है केंद्र सरकार जितना खर्चा कर रही है उसमें इंक्लूड कर देंगे राज्यों के द्वारा किए जाने वाले खर्च, तब जाके प्रभावी पूंजीगत व्यय आएगा। एक्सक्लूड नहीं, इंक्लूड होगा, हटा नहीं, जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसका दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु
आर यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है। इसी प्रकार के सवाल आपको पेड कोर्सेज में करवाए जाते हैं जगह जगह पर, जबकि ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि इसके लिए पेड लिया जाए। इस प्रकार के वीडियोज़ आपको बहुत हेल्प करेंगे, बशर्ते कि आप फॉलो करें तो, है ना। और भी आएंगे इसके वीडियो, सारे मंथ के करवाऊंगा मैं। प्राथमिक घाटा प्राइमरी डेफिसिट, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन हेतु अनुदान, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बनाने के लिए जो अनुदान दिया है उसको जब हम घटा देते हैं तो प्रभावी राजस्व घाटा हमारे पास निकल करके आ जाता है। राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल राजस्व जितना रुपए आया है, 100 रुपया आया है, उसके कुल व्यय से अधिक हो जाता है। 100 रुपया अगर ज़्यादा है 80 रुपया से, तो घाटा कैसे, ये तो मुनाफा हो जाएगा। कमाई अगर घाटे से खर्चा से ज़्यादा है तो आप तो बेनिफिट में रहेंगे, सेविंग होगा आपका। और अगर आपकी कमाई आपके खर्च से कम है तो आप घाटा में रहेंगे। तो तीसरा तो बिल्कुल सरासर गलत है यहाँ पर, तीसरा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तीसरा तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या तात्पर्य होता है बंधुओं? कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या तात्पर्य होता है? जैसे आपके पास में 100 रुपये हैं, 100 रुपये का आपने खाना पीना खा करके उड़ा दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाई कि आपने उस पैसे का कुछ भी सृजन नहीं किया। ठीक है, आपके पास में 100 रुपये हैं, लेकिन उस 100 रुपये से आपने AI से रिलेटेड कोई किताब खरीद ली और उसको पढ़ के कुछ सीख लिया, तो ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये घूम फिर करके ट्रिप पर जा कर के मूवी देख कर उड़ा देंगे, वो अलग खर्चा हो गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? उस 10,000 का आप कोई मशीन ले आए, सिलाई मशीन ले आए, और उससे सिलाई करके आप अब क्या कर रहे हैं? पैसे जनरेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का जितना ज़्यादा होगा, यानी कि देश का विकास उतना ही अधिक होगा। जैसे सड़क, जैसे एयरपोर्ट, जैसे रेलवे, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब देश की संपत्ति है। संपत्ति का सृजन जिससे भी होता है वो सही इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी संपत्ति का जिससे सृजन नहीं होता है, केवल उपभोग होता है, वो गलत एक्सपेंडिचर होता है। जैसे कि वेतन इत्यादि पर जो सरकार खर्चा करती है, उससे सरकार को कुछ खास प्राप्त नहीं होता है, संपत्ति का सृजन नहीं हो पाता है। सांसदों के आने जाने पर जो खर्चा होता है इत्यादि इत्यादि, लेकिन दोनों ही आवश्यक होते हैं बंधुओं देश चलाने के लिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें इनकरेक्ट को आपको चूज करना है। भारतीय संविधान बजट के इतिहास और संवैधानिक प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इस प्रकार के सवाल से एक चीज़ और पता चलता है कि देखने में बड़े बड़े होते हैं, सवाल में स्टेटमेंट आसान हो सकते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट लियाकत अली खान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला केंद्रीय बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कौन सा इनकरेक्ट है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर केंद्रीय बजट जो है लियाकत अली खान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में लियाकत अली खान कहाँ से आ जाएंगे? वो तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे, इसलिए दूसरा तो सरासर ही गलत हो जाएगा। कथन 2 गलत है, क्योंकि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसको जरूर याद रखें। लियाकत अली खान हमारे वित्त मंत्री रहे थे, लेकिन 1947-48 के दौरान जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, उस दौरान जो है वो लियाकत अली खान हमारे वित्त मंत्री रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन यह स्वतंत्र भारत का बजट नहीं था। बाकी दोनों कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, बजट 26-27 में घोषित प्रमुख योजनाओं के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, इमेजिन कीजिए एक बार को कि ये एग्जाम में आपके समक्ष सवाल आया हुआ है 26 जुलाई को, और आप वहाँ पर इसका आंसर निकाल रहे हैं। पढ़ के आंसर निकालिए। सरकार ने MSME को फंडिंग और सहायता प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ का SME ग्रोथ फंड स्थापित किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया। 5 वर्षों में
20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण तकनीक को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। शहरों के बीच आर्थिक विकास के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। ऊपर में से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। कार्बन कैप्चर भंडारण तकनीक क्या है? तो वायुमंडल के जो कार्बन हैं उनको कैप्चर करके भूमिगत जगहों पर जो हम स्टोर कर देते हैं पर्यावरण में कार्बन को कम करने हेतु, इसी को कार्बन कैप्चर तकनीक कहा जाता है। भारत सरकार इसको लेकर के बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है ताकि हमें प्राप्त भी करना है, लक्ष्य को भी प्राप्त करना है, ग्लोबल वार्मिंग से भी लड़ना है। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। 5 वर्षों में 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडारण तकनीक को बढ़ावा देने का प्रस्ताव भी रखा गया है। तीनों में से आंसर निकालिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ दिए गए तीनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों के तीनों याद रखिएगा। नीचे दिए गए कथनों में से एक को अभिकथन और कारण वाले सवाल हैं, जरा निकालिए। देखिए अभिकथन क्या दिए हुए हैं। 24-25 में स्थिर कीमतों पर बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर 8.5%, भारत की राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि 6.5% से अधिक रही है। बिहार की जीएसडीपी वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर 8.6% रही है, जो भारत से ज़्यादा है। पहला कथन ये है। कारण है कि 2021 से 24-25 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के योगदान में भारी वृद्धि हुई है, जिसने इस विकास को प्रेरित किया है। क्या बिहार के प्राइमरी सेक्टर के क्षेत्र में योगदान में भारी वृद्धि हुई है? क्या इसके कारण से बिहार का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है? क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकालिएगा। थोड़ा सा लॉजिक से भी निकाल सकते हैं। सेम सवाल जो है वो एईडीओ एग्जामिनेशन में भी पूछा गया था। एईडीओ में भी पूछा गया था, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाई ऐसा नहीं है। प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान है किसी भी इकॉनमी में धीरे धीरे कम होता है। कृषि इत्यादि क्षेत्रों का योगदान लगातार कम होता है। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का योगदान जो है वो बढ़ रहा होता है। इसलिए यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा कि कथन तो सही है लेकिन कारण जो है वो गलत दिया हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन तो सही दिया हुआ है लेकिन कारण यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का योगदान जो होता है वो कम हो गया है बिहार में। देखिए यहाँ पर आंकड़े भी दिए गए हैं। 21.9% से घट करके 18.3% हो गया है। तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में या डेवलप्ड इकोनॉमी में धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। बिहार के कुल राजस्व में, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से सवाल है, इनकरेक्ट चुनना है। बिहार के कुल राजस्व में कर राजस्व की हिस्सेदारी लगभग में 84% है। टैक्स रेवेन्यू अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 84% ऑफ बिहार टोटल रेवेन्यू। कुल सरकारी व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 20-21 की तुलना में 24-25 में घट गया है। कुल सरकारी व्यय में सरकार जितना खर्च करती है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जितना खर्च करती है वो 20-21 की तुलना में कम हो गया है। राज्य का विकास व्यय वर्तमान में कुल बजट का लगभग 2/3 हिस्सा है। द डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट करेंटली अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल बजट, ये इसमें कहा गया है। अब जरा इसका आंसर निकालिएगा, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल है बंधुओं, ज़रूर ही निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। तात्पर्य केवल दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला और तीसरा बिल्कुल ही सही दिया हुआ है। आपको याद रखना चाहिए हर सरकार कोशिश करती है, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको नहीं पता ना तो आप सोच सकते हैं, अगर थोड़ी सी बुद्धि होगी तो सोचेंगे कि कोई भी सरकार एक्सपेंडिचर रेवेन्यू जो है, अभी एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो बढ़ाती है हमेशा ही। देश के विकास, राज्य के विकास पर हर साल ज़्यादा खर्चे किए जाते हैं। तो अगर आपको ये पता होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो फैक्ट नहीं भी पता है तो भी आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। मैं आपको ये सिखाने का प्रयास कर रहा था। अब आपको समझ में आया कि इस सवाल में फैक्ट से ज़्यादा एक लाइन का कॉन्सेप्ट जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इनकरेक्ट जो है इसमें से दूसरा है, क्योंकि पूंजीगत व्यय जनरली 99% केस में कोई भी सरकार कम नहीं करती है तब तक जब तक कि वित्तीय स्थिति बिल्कुल ही बर्बाद ना हो जाए, पाकिस्तान जैसी कंडीशन ना हो जाए। इकोनॉमी के पर्पज़ से मैं कह रहा हूँ, तब तक सरकारें कम नहीं करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 20-21 से बढ़ करके 15.8% बढ़ा है। ये कम आंकड़ा नहीं होता है बंधुओं।
खरबों रुपए में 15.8% और जोड़ दीजिए तो और कितने पैसे हो जाएंगे। 24-25 में 22.3% हो गया है। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, 22.3%, 22.3%। नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। हाल ही में हुए भारत अमेरिका व्यापार समझौते के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसका उत्तर निकालिए। वीडियो रोकिए और फिर इसका आंसर निकालिए, फिर देखते हैं सही होता है या -0.3 आप ले जाते हैं। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को घटा करके 18% कर दिया है। कोई टफ तो नहीं है, सुना सुनाया हुआ सा लग रहा है। इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से $500 अरब से अधिक का केवल रक्षा उपकरण खरीदेगा। समझौते की प्रमुख शर्त यह है कि भारत रूस से तेल आयात को बंद कर देगा। तो केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही है। उपयुक्त में से 1 से अधिक सही हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से निकालिएगा। एलिमिनेशन का एक और होता है रूल, जहां पर भी आपको शब्द दिखे लगातार, केवल, ये सब शब्द एलिमिनेट होते हैं, हमेशा गलत होते हैं। केवल रक्षा उपकरण नहीं, अमेरिका से भारत $500 अरब का सामान खरीदेगा। हवाई जहाज़ की इंजन हो गया या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, कोई सेवा हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग परचेज करेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा बंधुओं, दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ, 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है भारत और अरब लीग, क्योंकि अरब लीग के जो भी प्रमुख देश हैं उनके साथ भारत के विदेश मंत्री महोदय ने बैठक की थी, उसके बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है। अब जरा इसका उत्तर निकालिए। अरब लीग 22 अरब देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में काहिरा में हुई थी। दिल्ली घोषणा 2026 के अनुसार भारत और अरब लीग ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अकॉर्डिंग टू द दिल्ली डिक्लेरेशन 2026, इंडिया एंड अरब लीग एम टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू द $500 बिलियन बाई 2030। अरब लीग देश भारत के 60% से अधिक तेल आयात के स्रोत हैं। यह अगर लेवल में देखें, सवाल का लेवल ईजी है, यकीन मानिएगा यह सवाल आसान स्तर का सवाल है, दिखने में भारी भरकम है, ढंग से पढ़ा जाए तो इसको हल कर सकते हैं, है ना। दिल्ली डिक्लेरेशन आपको पता भी नहीं होगा कि दिल्ली डिक्लेरेशन भी जारी हुआ है, करंट अफेयर में हमने कवर किया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ दिए गए तीनों कथन पूर्णतः सत्य हैं, इससे सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। अरब लीग भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर सही दिए हुए हैं। 16वें वित्त आयोग के बारे में हम लोग हल करेंगे। इस वित्त आयोग से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया है। 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से को 41% पर बरकरार रखा है। 41% ही बना हुआ है क्या, सदियों से बना हुआ अभी भी 41 ही है। नए मानदंड के कारण दक्षिण राज्यों की हिस्सेदारी 15.8% से बढ़कर के 17% हो गई है। 15.8% से बढ़कर के दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी 17% हो गया है। आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा को जीएसडीपी के 3% तक सीमित रखने की सिफारिश की है कि राज्यों के लिए जो राजकोषीय घाटा होगा वो उनके जीएसडीपी, उनके प्रोडक्शन का 3% होगा। यह रिकमेंडेशन है। 16वें वित्त आयोग हर तीसरे दिन न्यूज़पेपर में रहता है। क्या आपको नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, आज के बाद आ जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा, 1 2 1 3 2 3, उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से सारे कथन सही हैं, दिए गए तीनों कथन सही हैं, अतः उत्तर डी होगा। 16वें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर हिस्सेदारी को 41% रखा है। ऊर्ध्वाधर यानी कि केंद्र, राज्य राज्य राज्य, तो ये जो बंटवारा होता है इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ये अभी भी कितना रखा गया है, 41% पर रखा गया है। नए मानदंड जीडीपी में योगदान जोड़ा है जिससे दक्षिणी राज्यों को लाभ हुआ है। ऑफ बजट उधार को रोकने तथा राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखने को भी कहा गया है। केंद्रीय बजट 26-27 से विभिन्न मंत्रालय और क्षेत्रों के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह बजट से ज़्यादा सवाल इसलिए है क्योंकि 1 से 15 फरवरी के बीच के सारे सवाल हैं, तो उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे सारा ही हमने डिस्कस किया था। केंद्रीय बजट 26-27 से परिवहन क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है।
रेल मंत्रालय के लिए पूंजीगत व्यय 2.78 लाख करोड़ के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर रखा गया है। बजट में रक्षा मंत्रालय का आवंटन ग्रामीण विकास के आवंटन से अधिक है। डिफेंस मिनिस्ट्री का आवंटन जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से अधिक रखा गया है। कौन सा इसका सही हो जाएगा? 1 2 1 3 2 3 1 2 3। वीडियो रोक करके आंसर जरूर निकालिएगा। सोचिएगा कि 26 जुलाई को आपके समक्ष यह सवाल आया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया गया है। क्योंकि बजट में सबसे अधिक आवंटन वित्त मंत्रालय को 19.72 लाख करोड़ रुपए का मिला है, न कि परिवहन मंत्रालय को। परिवहन क्षेत्र का आवंटन 5.98 लाख करोड़ है। कथन 2 और 3 बिल्कुल सही है। रक्षा बजट का आवंटन 17.85 लाख करोड़ है और वहीं पर ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो आवंटन है वो 2.73 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। तो ये तो आप आसानी से निकाल सकते थे। इसका आंसर सी हो जाएगा। बजट 26-27 में घोषित प्रमुख विकास पहलों और योजनाओं के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पीएम धन धान्य कृषि योजना को उद्देश्य 100 जिलों में नई तकनीक के माध्यम से 1.7 करोड़ किसानों को सशक्त बनाना नया है। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्गों की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर के 12% रखने का लक्ष्य है। भारत विस्तार योजना एग्री स्टैक व ICAR पैकेज को AI से जोड़ने की एक पहल है। भारत विस्तार योजना अगर आपको पता हो तो मैंने पढ़ाया भी है कि भारत विस्तार एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ AI का उपयोग है या किससे जुड़ा हुआ हो, बहुत डिटेल पढ़ा था हमने। नेक्स्ट क्या है? दुर्लभ मृदा कॉरिडोर, क्या कहा गया? रेयर अर्थ कॉरिडोर मुख्य रूप से हिमाचल उत्तराखंड में स्थापित करने की योजना है। दुर्लभ मृदा कॉरिडोर याद है कहाँ कहाँ पर स्थापित हो रहा था? देश के पूर्वी भाग के कुछ राज्य हैं जिनका नाम भी आपको पता होगा, वहाँ पर रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा था। सब भूल गए क्या बजट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, चौथा भी है 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3 4। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। 1 2 3 बिल्कुल सही है, चौथा गलत है, क्योंकि रेयर अर्थ कॉरिडोर उत्तरी राज्यों में नहीं बल्कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित करने की योजना है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इसके नीचे चले जाइए तमिलनाडु और केरल, वेस्ट कोस्ट पर एक राज्य केरल में स्थापित करने की योजना, क्योंकि केरल के पास में थोरियम का बहुत अच्छा भंडार है। तो इसको ज़रूर ही याद रखें। इन चारों नाम याद रखें राज्यों के। यह आपका फैक्ट डिटेल में कवर हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के कृषि और बुनियादी ढांचा विकास आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विचार कीजिए। 23-24 और 24-25 के बीच, 23-24 एक साल में बिहार में गेहूं चावल की तुलना मक्का के उत्पादन प्रतिशत वृद्धि अधिक रही है। परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा रहा है मक्का में चावल गेहूं की तुलना में। पटना मेट्रो परियोजना के लिए स्वीकृत लागत 13,365.77 करोड़ रुपए है। कृषि के लिए बिजली सब्सिडी 22-23 से 24-25 के बीच लगभग 50% कम हो गई है। कृषि में जो सब्सिडी दी जाती थी बिजली के लिए, जैसे पंप चलाने के लिए या फिर किसी और काम के लिए, उसकी सब्सिडी कम हो गई है, लगभग 50% कम हो गई है। कौन से सही होंगे? 1 3 2 3 1 2 3 और 1 और 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कथन 1 सही है, क्योंकि मक्का उत्पादन 12.6% की वृद्धि हुई है। कथन 2 सही है, क्योंकि पटना मेट्रो के लिए 13,365 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। कथन 3 गलत है, क्योंकि कृषि के लिए बिजली सब्सिडी कम नहीं हुई है बल्कि 99.3% बढ़ करके 4,056.99 करोड़ रुपये हो गया है। 9 करोड़ रुपये हो गया है। कहाँ पर आपको फ्री में इस प्रकार के यूट्यूब पर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मुझे भी बताइएगा ज़रा। अरब लीग के बारे में नेक्स्ट सवाल है। अरब लीग देशों में 9 मिलियन 90 लाख से अधिक भारतीय रहते हैं, जो मजबूत संबंधों का आधार है हमारे लिए। बीपीएससी अब इस प्रकार के स्टेटमेंट बनाती है। अरब लीग के लीग काउंसिल में सदस्य देशों के मतदान शक्ति उनके सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में होता है, कि जिस देश का जितना ज़्यादा जीडीपी वो अरब लीग में उतना ही अच्छा मतदान कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है क्या? भारत और अरब लीग के सदस्य देश स्वैच्छिक आधार पर स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने की संभावना तलाश रहे हैं, जो दिल्ली डिक्लेरेशन का मुख्य संभावनाओं में से एक था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है।
और कथन 3 जो है वो सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। जीडीपी पर आधारित कोई मतदान प्रक्रिया कहीं पर भी नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन लाइनर है, केंद्रीय बजट 26-27 में सरकार का कुल व्यय कितना अनुमानित है। सरकार का कुल व्यय कितना अनुमानित है। केंद्र सरकार का व्यय पूछा जा रहा है भाइयों बहनों, केंद्र सरकार का व्यय पूछा जा रहा है, जरूर इसका निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 53 लाख करोड़ करीब में अनुमानित है। तो ये तो आंकड़ा याद होना चाहिए। 53.47 लाख करोड़ रुपया सरकार खर्चा करेगी इस बार के बजट में। नेक्स्ट वन लाइनर है कि बजट 26-27 में कार्बन कैप्चर उपयोग भंडारण तकनीक को बढ़ावा देने के 5 वर्षों की कितनी राशि का जारी किया गया है। यहाँ पर ब्लर हो गया है, ओवरलैप हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कार्बन कैप्चर विधि पर 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और भी आएंगे स्टेटमेंट वाले आगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में स्थिर 11-12 कीमतों बिहार के जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है, ये आपसे पूछा गया है। 6.5%, 8.6%, 9.8%, 13.1%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, 8.6% रहा है, जो देश का 6.5% से ज़्यादा है। कंपेयर करके एईडीओ में पूछा है बंधुओं, आपसे भी पूछेगा, इसीलिए कंपेयर करके पढ़िए केंद्र का और राज्यों का, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। सवाल पूछा जाए तो आप हल कर पाएँ। 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य कर पूलों में, डिविजिबल टैक्स पूल में राज्यों की हिस्सेदारी कितने % में बरकरार रखा है। ये सब आपको याद होना चाहिए। अभी अभी करवाया मैंने, 41 है कि 42 है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अर्थात 41% पर बरकरार रखा है। इसको लेकर के राज्य हमेशा से ही केंद्र सरकार को बोलते आते हैं कि इसको थोड़ा तो बढ़ाइए महाराज, बहुत दिनों से इतना ही रखा हुआ है। दिल्ली घोषणा 2026 के तहत भारत और अरब लीग ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना करने का लक्ष्य रखा है, तो 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2030 तक व्यापार को वर्तमान का 240 अरब डॉलर, 240 मान लीजिए 250, इसको 2 गुना करना है, ठीक है, 2 गुना से ज़्यादा। ये शब्द भी याद रखिएगा, 2 गुना, क्योंकि कई बार आपसे आंकड़े नहीं दे करके इस प्रकार से 2 गुना, 1 गुना, 3 गुना करके पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। भारत को वैश्विक बायोफार्मा निर्माण हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि आवंटित की गई है। अभी हमने बायोफार्मा वाला सवाल पहले क्वेश्चन में हमने किया है, पहला सवाल जो हमने किया है उसी में एक स्टेटमेंट था बायोफार्मा, और बायोफार्मा शक्ति योजना कितना रुपया खर्च किया जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 10,000 करोड़ रुपए बायोफार्मा के लिए खर्च किया जाएगा, 10,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। जैविक दवाओं का घरेलू उत्पादन को बढ़ाना है, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। जैविक दवा का मतलब होता है जीवित चीज़ों से जब हम दवा का निर्माण करते हैं तो जैविक दवा में आता है, जैसे कोई सूक्ष्म जीव, कोई बैक्टीरिया, कोई इत्यादि चीज़ें जो होती हैं उनसे हम निर्माण कर उसको बायोफार्मा कहा जाता है, बिल्कुल अलग सेक्टर होता है। हालिया ऐतिहासिक व्यापार समझौते के तहत अमेरिका भारत पर लगाए गए टैरिफ को 50% से घटाकर कितना % कर देगा, तो 18% कर देगा। आगे आएंगे स्टेटमेंट वाले कठिन सवाल, बहुत सारे सवाल हैं इसमें भी गुरु। एमएसएमई और स्टार्टअप को अनुपालन सहायता और विकास समर्थन देने के लिए 26-27 में स्थापित एसएमई ग्रोथ फंड का आकार क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एसएमई ग्रोथ फंड का आकार क्या रखा गया है। साइज ऑफ द एसएमई ग्रोथ फंड एस्टैब्लिश्ड इन द बजट 26-27 टू प्रोवाइड कंप्लायंस असिस्टेंट एंड ग्रोथ सपोर्ट टू द एमएसएमई एंड स्टार्टअप, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अर्थात 10,000 करोड़ रुपये का रखा गया है। 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड रखा गया है, 10,000 करोड़ का। नेक्स्ट सवाल अब हल कीजिए जरा। 16 वित्त आयोग में करों, केंद्रीय करों की विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बरकरार रखा गया। ये तो 3 बार तब से कर लिया, तीसरी बार आ गया, तो सही होगा। क्षैतिज कर वितरण, इससे पहले हमने ऊर्ध्वाधर देखा था। क्षैतिज कर वितरण सूत्र में कर एवं राजकोषीय प्रयास मानदंड को हटा करके जीडीपी में योगदान 10% का भार का नया मानदंड शामिल किया गया है। वित्त आयोग ने कहा है कि अब इस मानदंड को हटा करके इसके आधार पर पैसे का आवंटन करो।
कर और राजकोष में सुधार के लिए जो आपने प्रयास किया, पहले उसके आधार पर पैसा दिया जाता था, अब उसको हटा करके जीडीपी में आपने कितना योगदान किया इसके आधार पर पैसा दिया जाएगा। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, सही है कि गलत मुझे नहीं पता अभी। आयोग ने राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ा करके 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। राजस्व घाटा अनुदान बढ़ा करके 5 लाख करोड़ कर दिया है। क्या होगा इसका आंसर? 1 और 3, 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 3। इसका आंसर निकालिए, क्योंकि एक तो आप मान करके चल रहे होंगे कि सही है ना। दूसरा और तीसरा को भी देखिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। कथन 1 सही है क्योंकि राज्यों के हिस्से 41% है। कथन 2 भी सही है, 10% का भार दिया गया है। कथन 3 गलत है क्योंकि 15 वित्त आयोग के सुझाव गए राजस्व घाटा अनुदान को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। 15वें आयोग ने सुझाव दिया था, उसको 16वें में खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या, 16 वित्त आयोग द्वारा अनुशासित अनुदान और राजकोषीय रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वित्त आयोग से मैंने 5 से 6 सवाल डाले थे, उसी में से सवाल। इसके बाद एंथ्रोपिक एआई पर बेस्ड सवाल आने वाला है। स्थानीय निकाय को कुल 8 लाख करोड़ रुपए का अनुदान अनुशासित किया गया है, जिसमें शहरी निकायों का हिस्सा ग्रामीण निकायों से अधिक है। शहरी निकाय को ग्रामीण निकाय से ज़्यादा फंडिंग दी गई है क्या, यह आपसे पूछ रहा है। आयोग ने राज्य के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के 3% तक रखने की सिफारिश की है, ये भी आपने स्टेटमेंट देखा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के में सुधार के तहत 308 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण स्टेट के जो पीएसयू हैं, केंद्र सरकार के पीएसयू हैं जैसे ओएनजीसी इत्यादि हो गया, स्टेट के जो पीएसयू हैं उनको बंद करने की सिफारिश की है क्या? वित्त आयोग ने कहा है राज्य सरकारों को अपनी अपनी कंपनियां बंद करो, सारे घाटे में चल रहे, सब पैसे की बर्बादी हो रही है जनता के पैसों की, तो क्या ऐसा कुछ कहा गया है क्या? इसका आंसर निकालिए। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी। सी का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, पहला यहाँ पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि 8 लाख करोड़ रुपए के अनुदान में ग्रामीण निकाय का हिस्सा 4.4 लाख करोड़ है, शहरी निकाय का हिस्सा 3.6 लाख करोड़ है। कथन 2 और 3 यहाँ पर सही है। जिस गांव में कम लोग रहते हैं उनके लिए फंडिंग ज़्यादा की गई है, जिस शहर में ज़्यादा लोग रहते हैं उनकी फंडिंग कम की गई है, इसलिए शहर इतने बदसूरत और ख़राब दिखते हैं आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल एंथ्रोपिक से जुड़ा हुआ है। एंथ्रोपिक के नए एआई टूल और बाजार पर इसके प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए क्या है स्टेटमेंट। एंथ्रोपिक ने जब ये टूल लॉन्च किया था ना, तो भारतीय आईटी सेक्टर जो है उनमें आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट हुई थी। शेयरों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके वैल्यू में। शेयर का मतलब क्या होता है? वैल्यू। उनका वैल्यू गिर गया था। आज तक इतिहास में इससे ज़्यादा आईटी फर्म का शेयर कभी नहीं गिरा था। क्लाउड कोवर्कर यह एआई का टूल है, जिस प्रकार से आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते होंगे। लॉन्च करने के बाद भारतीय निफ्टी आईटी इंडेक्स में लगभग 6% की भारी गिरावट आई थी क्या? बीपीएससी जनरल करंट अफेयर से पूछती है, इसलिए इस सवाल डाला गया है भाइयों बहनों। क्लाउड कोवर्कर एक ऐसा टूल है जो पारंपरिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के बिना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू और डेटा एनालिसिस कर सकता है। वर्तमान में यह टूल सभी मुफ्त उपयोगकर्ताओं के लिए मोबाइल और वेब ब्राउज़र पर उपलब्ध है। सभी के लिए यह उपलब्ध है, ऐसा इसमें कहा गया है। 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों के आंसर निकालिए। क्या होगा इसका आंसर? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो आसानी से आप एलिमिनेट कर ले जाएंगे। क्या होगा इसका आंसर? निकाल भी लिया होगा कई सारे बच्चों ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें तीसरा गलत है। सभी के लिए फ्री में यह अवेलेबल नहीं है, केवल सब्सक्राइबर्स के लिए है, और मैकओएस डेस्कटॉप ऐप के रिसर्च प्रीव्यू में यह उपलब्ध करवाया गया है। बाकी यह पेड वर्जन है और लगभग 9,000 रुपये का यह सब्सक्रिप्शन इसका आता है मंथली। इसलिए यह खाली नहीं है, फ्री नहीं है, सभी के लिए नहीं है, मोबाइल यूज़र्स के लिए भी नहीं है, यह केवल और केवल पेड सब्सक्राइबर्स के लिए है। बाकी पहला दूसरा यहाँ पर बिल्कुल ही सही दिया गया था। क्लाउड कोवर्कर के कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। इस टूल में एजेंटिक क्षमताएं हैं, जिसका अर्थ है कि यह सीधे कंप्यूटर फाइलों पर स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। किसी प्रकार का इसको विशेष सहायता की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल ऑटोनोमस तरीके से काम कर सकता है। इस टूल को उपयोग करके ऑफिस के काम को ऑटोमेट करने के लिए उपयोगकर्ता को बुनियादी कोडिंग का ज्ञान होना अनिवार्य किया गया है। इस टूल के लॉन्च होने से निवेशकों में यह डर पैदा हो गया कि भविष्य में पारंपरिक आईटी सेवा कंपनियों की जगह ले सकता है।
क्या एआई पारंपरिक आईटी कंपनियों की जगह ले सकता है? क्या इस प्रकार की अफवाहें चल रही है क्या? उसी पर आधारित यह सवाल बनाया गया है। इसका उत्तर निकालिएगा। निकाल भी लिया होगा आप सभी ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1 और 3 तो सही है, दूसरा गलत है। कोडिंग का ज्ञान होना एआई के किसी टूल के लिए आवश्यक नहीं है। बिना कोडिंग के आप चाहें तो पूरा पूरा एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 यहाँ पर सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि भारत और वैश्विक स्तर पर CCUS कार्बन कैप्चर जो तकनीक है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारत के केंद्रीय बजट में अगले 5 वर्षों में CCUS के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यह तकनीक मुख्य रूप से उन क्षेत्रों के लिए आवश्यक है जहां कार्बन उत्सर्जन कम करना आसान है, जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा संयंत्र। 2050 तक वैश्विक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 1 अरब टन कार्बन कैप्चर क्षमता स्थापित करने की आवश्यकता है। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तीनों के आधार पर आंसर निकालिए। इसके बाद बिहार बजट के भी कुछ सवालों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर हो जाएगा सी, मतलब 1 और 3 सही है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह तकनीक हार्ड टू एबेट, कठिन उत्सर्जन कम करने वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर उत्सर्जन रोकना बहुत कठिन है, वहां पर इस तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जैसे स्टील निर्माण संयंत्र, जैसे सीमेंट और रिफाइनरी उद्योग संयंत्र जहां उत्सर्जन को कम करना बहुत मुश्किल होता है, वहां पर CCUS तकनीक का उपयोग किया जाएगा। 20,000 करोड़ करीब में सरकार ने इसके लिए आवंटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन कैप्चर किए कार्बन डाइऑक्साइड को खाली तेल, गैस भंडार जैसी भूगर्भीय संरचनाओं में सदियों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। भारत में टाटा स्टील, ONGC जैसी कंपनियां वर्तमान में CCUS तकनीक के पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं। यूरोपीय संघ के CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसे टैरिफ से बचने के लिए भारतीय उद्योगों को CCUS तकनीक की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत आसान कथन है, देखने में बड़े बड़े लग रहे हैं, इसको आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। एक अर्थात 1 और 2 तो सही है, तीसरा गलत है। भारत सरकार इसीलिए इसको बढ़ चढ़ करके ला रही है क्योंकि हमने मदर ऑफ ऑल डील को साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ में, और जिसके लिए हमें CCUS की आवश्यकता है, नहीं तो हमारे स्टील वगैरह वहाँ पर बिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इस CBAM के तहत में EU में वही प्रोडक्ट प्रवेश करेगा जो कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत हालिया बजट के प्रमुख प्रावधान के संबंध में विचार करें। वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बिहार का कुल बजट 3,47,590 करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है। 3,47,590 करोड़ रुपए। बजट में सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 17.32% शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया है, जिसके लिए एक नया उच्च शिक्षा विभाग भी बनाया गया है। द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द बजट हैज़ बीन एलोकेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, और उसके लिए एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। यह तीसरा स्टेटमेंट है, इसका उत्तर जरूर निकालिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, 1 और 3, 2 3 और 1 2 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सी का अर्थ है 1 और 2 सही है। कथन 3 गलत है क्योंकि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है, न कि 5 लाख रुपए। अगर आप ये भी सवाल गलत कर रहे हैं तो आप 1/3 माइनस करते जाइए अपने स्कोर में। अपना स्कोर अंत में ज़रूर बताएं। अब हम लोग दूसरा सेक्टर शुरू करेंगे। न्यू स्टार्ट संधि के तहत निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह संधि, न्यू स्टार्ट संधि, यह रूस और अमेरिका के बीच में साइन किया गया था। परमाणु हथियारों के डेवलपमेंट को लेकर दोनों एक दूसरे देशों में निगरानी कर सकते थे, जानकारी को साझा करते थे, जिससे अविश्वास का माहौल नहीं बनता था और उसके कारण से भयानक विभीषिका को रोकने का प्रयास किया जाता था। तो इसी को लेकर के यह डील साइन किया गया था बहुत पहले, लेकिन अब ये डील समाप्त हो रहा है, जिसको रिन्यू भी नहीं किया जा रहा है। 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई है न्यू स्टार्ट संधि। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियार को सीमित करने वाला अंतिम द्विपक्षीय समझौता था यह।
अंतिम। इस संधि के तहत दोनों देशों के लिए तैनात परमाणु वॉरहेड की अधिकतम सीमा 1550 तय की गई थी। इस संधि का एक आधिकारिक हस्ताक्षर करता था कौन? तो चीन। चीन भी इस संधि का एक आधिकारिक हस्ताक्षर करता था। उसने अपने परमाणु शस्त्रागार को सीमित करने पर सहमति व्यक्त की थी। चाइना वॉज ऑल्सो एन ऑफिशियल सिग्नेटरी टू द ट्रीटी एंड हैड एग्रीड टू लिमिट इट्स न्यूक्लियर एसेट्स, ये इसमें कहा गया है। अब इसका आंसर निकालिए। केवल 3 सही है, 2 और 3 सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सी और डी क्या दिया हुआ है। इसी प्रकार तो बीपीएससी में भी आते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, सी इसका आंसर हो जाएगा। कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है, इसका उत्तर सी होगा। कथन 3 गलत है क्योंकि चीन इस संधि का कहीं से भी हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। कथन कारण दिया हुआ है, न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति से वैश्विक परमाणु हथियार दौर और मिस कैलकुलेशन का जोखिम काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि 1972 के बाद यह पहली बार है जब अमेरिका और रूस के रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या पर कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमा या ऑन साइट निरीक्षण की व्यवस्था नहीं बची है। इसलिए पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का होड़ बढ़ गया है, ऐसा इसमें कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। कारण और कथन दोनों ही सही है और व्याख्या भी सही सही करता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल पर नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, ये चर्चा में था, जिसके कारण से हम लोग इसका पढ़ाई कर रहे हैं और हमने प्रैक्टिस भी करना है इसी के कारण से। यह नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों के लिए एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई है। 6 पूर्वी जिलों के लिए एक स्वायत्त प्रशासनिक इकाई है, जिसके लिए केंद्र, नागालैंड सरकार और ENPO के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। FNTA फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के गठन के लिए संविधान का अनुच्छेद 371A में संशोधन किया गया है और राज्य की सीमाओं को बदला गया है। इस प्राधिकरण को 46 विषयों पर कार्यकारी, विधायी एग्जीक्यूटिव, विधायी जुडिशरी और उसके साथ में एग्जीक्यूटिव के अलावा विधायी यानी कि जो संसद वगैरह होता है और वित्तीय शक्तियाँ फाइनेंशियल विकेंद्रीकरण भी की गई है। यहाँ पर आपको 3 में से इनकरेक्ट चुनना है, कौन सा इसमें से गलत लिखा हुआ है इसका चयन करना है आपको। 3 इस कथन में से इसका चयन करना है। हाल ही में फरवरी माह में इसको लेकर के चर्चा में हुआ था, समझौता में रहा था, जिसके कारण से हमने इसका अध्ययन किया था उस दौरान और उसी से यह सवाल बनाया गया है। आप शायद भूल गए होंगे। 1 3 2 3 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन 2 गलत है। कथन 2 गलत है। कोई समझौता के लिए कोई सीमा परिवर्तन या कोई संशोधन वगैरह कुछ नहीं किया गया है। यह समझौता स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुच्छेद 371A के प्रावधानों पर इसका कोई व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे राज्य के मौजूदा सीमा में कोई बदलाव किए बिना स्वायत्तता प्रदान करता है। इसका कथन 1 और 3 सही हो जाएगा। नीचे दिए कथन पर फिर से आपको विचार करना है कारण सहित। ENPO ने 2025 के अंत में एक अलग राज्य की अपनी पुरानी मांग को स्थापित कर दिया और FNTA की व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की है। FNTA समझौता के तहत पूर्वी नागालैंड क्षेत्र के लिए जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुपात में विकास व्यय साझा करने की गारंटी दी गई है। साथ ही एक मिनी सचिवालय का भी प्रावधान किया गया है FNTA के एग्रीमेंट के तहत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सही दिए हुए हैं यहाँ पर। कथन और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। फरवरी 2026 के बैठक में RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC ने रेपो रेट को घटा करके 5% कर दिया है। क्या रेपो रेट घटाया गया है? 5% कर दिया है। समिति ने फाइनेंशियल 26 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 7% से बढ़ा करके 7.2% कर दिया है, जो ग्रामीण मांग और निजी निवेश में सुधार से प्रेरित है। तो कथन और कारण ये दिया हुआ है। क्या दोनों सही है? व्याख्या भी कर रहा है। किस प्रकार से सही होगा? क्या है इसका आंसर? निकालिएगा, रोक करके निकालिएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात ए गलत है लेकिन आर यहाँ पर सही दिया हुआ है। कोई घटाया वटाया नहीं गया है। 5.25% पर लगातार स्थिर बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। कैंसर के इलाज के लिए CAR T सेल थेरेपी, इसका अध्ययन हमने किया था। IIT बॉम्बे ने इत्यादि ने रिसर्च किया था।
इस थेरेपी में रोगी के शरीर से टी सेल्स निकाल करके लैब में उनमें CAR प्रोटीन जोड़ा जाता है। इन दिस थेरेपी टी सेल आर एक्सट्रैक्टेड एंड CAR प्रोटीन इज एडेड टू देम इन द लैब। IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने टी सेल के विस्तार और बाधा को दूर करने के लिए एक 3D फाइब्रस स्कैफोफोल्ड विकसित किया है। पारंपरिक 2D कल्चर की तुलना में IIT बॉम्बे की नई विधि से उत्पादित टी सेल अस्वास्थ्यकर होते हैं। अस्वास्थ्यकर होता तो चर्चा में क्यों होता? इनकरेक्ट पूछा गया है आपसे, निकालिए इसका इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा। इनकरेक्ट पूछा गया है, निकालिएगा। करंट अफेयर पर आधारित इस प्रकार के सवाल तो UPSC में भी आते हैं गुरु। जिनका UPSC PT है ना, मई में है इस बार PT। अब तो PT का डेट भी नहीं पता होता है मुझे UPSC का। बताइए दिन कैसे आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ। तो इसका आंसर निकालिए क्या होगा। तो उसमें भी इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, मैं आपको ये बता रहा था। ऑप्शन उसमें थोड़ा चेंज कर देता है कि ऊपर में से एक ही सही है, ऊपर में से 2 कथन सही है, ऊपर में से 3 सही है, लेकिन इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर केवल तीसरा गलत है, बाकी दोनों बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये कैंसर के इलाज के लिए जो थेरेपी होती थी उसमें IIT बॉम्बे ने रिसर्च करके एक परिवर्तन किया है, जिस परिवर्तन पर ये सवाल बना था। केवल 3 गलत है। IIT बॉम्बे के 3D स्कैफोल्ड का उपयोग करके टी सेल की रिकवरी दर बढ़ती है, वे बहुत अधिक स्वस्थ होते हैं। कथन और 2 सही है। इसलिए इस थेरेपी को अब थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। पहले हिट एंड ट्रायल होता था, अब एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कैंसर का इलाज करने के टी सेल थेरेपी का तात्पर्य होता है कि मानव के ही इम्यून सिस्टम को इतना बूस्ट कर दिया जाए कि वो कैंसर सेल को क्या करें, तो उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत टैक्सी पहल, हमने इसको पढ़ा था। यह क्या है? तो यह सहकारिता के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। सहकारिता, और सहकारिता मंत्री कौन है हमारे? तो अमित भाई शाह हैं, मोटा भाई। मोटा भाई जो हैं उन्होंने इसको शुरू किया, भारत टैक्सी पहल। तो ये क्या है? सहकारिता। जिस प्रकार से उबर, ओला इत्यादि यूज करते हैं आप, उसी प्रकार से भारत टैक्सी होगा, जिसमें से 100% पैसा अभी ड्राइवर और गाड़ी वाले को ही जाएगा। यह एक ड्राइवर स्वामित्व वाला सहकारी मॉडल है, जिसका संचालन सहकार टैक्सी कॉर्पोरेट लिमिटेड द्वारा किया जाता है, STCL द्वारा। इस ऐप में डायनेमिक प्राइसिंग और पीक आवर सरचार्ज का अनिवार्य नियम लागू है कि पीक आवर है, जैसे ऑफिस जाने के टाइम होता है तो कैब के प्राइस आपको ज़्यादा दिखेंगे, जैसे ऊबर में भी होता है, बाकी जगहों पर भी होता है। शुरुआती चरण में यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों से 0 कमीशन लेता है, जिससे 100% किराया सीधे ड्राइवर को मिलता है। कौन सा कथन सही होगा? 1, 2, 2, 3, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। ये स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा परेशान करेगा आपको, C और D ऑप्शन, इसी में फंसेंगे आप। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोकिए, उत्तर निकालिए, फिर आगे बढ़िए। गलत आए तो अपना माइनस कर लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा C, अर्थात क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये इमरजेंसी बज रहा है, सरकार जो जांच कर रही है उसका बज रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तीनों कथन यहाँ पर सही है। कथन 1 और 3 सही है, इसलिए उत्तर C होगा। कथन 2 गलत है, क्योंकि भारत टैक्सी की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें कोई सरचार्ज या डायनेमिक प्राइसिंग नहीं है, किराया हमेशा निश्चित रहता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है, दूसरा यहाँ पर गलत है, दूसरा यहाँ पर गलत है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने टेक्नोलॉजी आधारित पारदर्शी टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए भारत टैक्सी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत ड्राइवर को केवल ड्राइविंग कौशल सिखाया जाएगा, उन्हें पर्यटन से पूरी तरह से अलग रखा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा A तो सही है, परंतु R गलत है, क्योंकि उन्हें ड्राइविंग स्किल सिखाया जाएगा, साथ ही दिल्ली के संस्कृति इतिहास की भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उनके सवारी को वो एंटरटेन कर सकें और ज़्यादा पैसा कमा सकें। RBI की मौद्रिक नीति उपकरण के बारे में आपको कथन पर विचार करना है। जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है तो RBI विस्तारवादी नीति अपना करके ब्याज दरों को कम करती है। खुले बाजार संचालन के तहत RBI बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केवल सोने की खरीद बिक्री करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? RBI एक दुकान लगाती है, सारे शेयर और सारे वहाँ पर बॉन्ड लेकर के बैठती है और बोलती है पैसा लाओ, बॉन्ड ले जाओ। इसको बोलते ओपन मार्केट ऑपरेशन, या तो बॉन्ड लो और पैसा लेकर के आओ, इस प्रकार से करती है।
पहला स्टेटमेंट है जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है, रेसेशन है, तब आरबीआई विस्तारवादी नीति अपना करके ब्याज दरों को कम करता है ताकि लोग ज़्यादा खर्चा करें। तो क्या होगा इसका इनकरेक्ट, क्या होगा, गलत कौन सा हो जाएगा, गलत कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा गलत हो जाएगा। सोना नहीं बल्कि उसमें बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री की जाती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, गोल्ड की नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पर बी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कौन से पर आ गए हम लोग? 40 नंबर पर आ गए। ये आज का आखिरी सवाल करते हैं, इसके बाद के बाकी सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे जो कल ही अपलोड होगा। मोदी जी के मलेशिया यात्रा के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंध को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया है। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है थोड़ा सा वाइड, बड़ा, और डिटेल डायमेंशन थोड़े से ज़्यादा होंगे। सीमा पार डिजिटल लेन देन को आसान बनाने के लिए भारत के यूपीआई और मलेशिया के पे नेट को जोड़ने का समझौता हुआ है। इस यात्रा के दौरान मलेशिया ने भारत को वृद्धि का इंजन, ग्रोथ इंजन मानने से इनकार कर दिया। क्या उन्होंने ऐसा कहा? कुछ विवाद रहा था क्या कुछ आपको याद है क्या? बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात 1 और 2 तो सही है, तीसरा गलत है। मलेशिया स्पष्ट रूप से भारत को अपने ग्रोथ का इंजन मानता है क्योंकि भारत से उसको बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे टूरिस्ट और तरह तरह के सहयोग मिलते हैं, जिसके कारण से हमारे और मलेशिया के संबंध में शानदार संबंध हैं हम दोनों देशों के बीच में। इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। कैसा लगा है एमसीक्यू, ये ज़रूर ही बताएं मुझे, ताकि मैं इस चीज़ को आगे लेकर के जा सकूं। और सभी महीनों का हम लोग करेंगे, पूरे साल का ही करेंगे, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, रिवीजन भी कीजिएगा। इसके पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मुझे मैसेज कीजिएगा और जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप इसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।